जय हिंद साथियों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा व समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री के सेगमेंट पर बात करेंगे और जहां से हिस्ट्री यानी कि इतिहास की शुरुआत होती है, वहां से हम कुछ टॉपिक को देखेंगे। यानी कि साथियों, पहले हिस्ट्री का डिवीजन देखेंगे, फिर आज हम लोग हिस्ट्री के सेगमेंट पर स्टोन एज पर बात करने वाले हैं, यानी कि पाषाण काल। ध्यान में रखिएगा, मीडियम बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों को हम लेकर चलेंगे। तो विद्यार्थी परेशान ना हो कि हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। प्रॉपर अगर किसी का इंग्लिश लिखा है अगर यहाँ पर, वैसे मेरा प्रयास पूरा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं बताऊं, लेकिन अगर बाय द वे पीडीएफ आपको हिंदी मिल गई, कहीं कभार कुछ लिखा हुआ, तो उसको इंग्लिश करूंगा, या इंग्लिश मिली हुई तो उसको हिंदी करूंगा। तो इसमें परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाकर आपको नोट्स बनाने हैं। तो साथियों, इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप जानते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के दृष्टिकोण से तीन बेसिस पर यानी कि तीन भागों में बांटा जाता है। अगर हम पूरी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें बेटा आप देखेंगे, हाँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा हुआ है। इसका अर्थ है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है साथियों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो यहां पर प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हालांकि हिस्टोरियन में बड़ा कंट्रोवर्सी है कि प्राक ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या लिया जाए, क्योंकि कार्बन डेटिंग की हेल्प से और कई हिस्टोरियन के मत के अनुसार लगभग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है, सबसे ज्यादा मान्य है, वो 10 लाख बीसी से लेकर, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है और एडी का मतलब एना डोमिनी, जीसस के जन्म से पहले बीसी बोला जाता है और बाद में एडी बोला जाता है, एना डोमिनी, ठीक है। 10 लाख बीसी से ये स्टार्ट होता है और अप्रोक्स में आप देखेंगे, लगभग की बात करें तो ये आप मान सकते हैं 3500 बीसी तक ये प्राक ऐतिहासिक काल खंड का टाइम पीरियड है। और अगर इसको देखें तो 3500 बीसी से लेकर ये लगभग आपका चलता है 600 बीसी। और बेटा ये 600 बीसी के बाद ये चलता है आफ्टर 600 बीसी आज तक, अब तक, प्रेजेंट टाइम तक इसका टाइम पीरियड है। तो ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हिस्ट्री तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। किस बेस पर? तो यहां पर देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और रिटेन एविडेंसेस यानी कि लिखित साक्ष्य हैं। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करूं, पुरातात्विक साक्ष्य बोले तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य, और बेटा रिटेन एविडेंसेस, ये तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और रिटेन एविडेंसेस नहीं हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। जैसे पुरानी चीजें कुछ मिल जाएं और उसके बेस पर आप कुछ अनुमान लगाएं। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई पेन मिला है,
ठीक है, अब इस पेन को हम अनुमान लगाते हैं कि भाई एज्यूम करते हैं कि ये किस काम में आता होगा, और इस बेस पर अनुमान लगाकर जिस हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, जिस इतिहास को पढ़ा जाता है, उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखा जाता है। साथियों, इसमें स्टोन एज यानी कि पाषाण काल को रखते हैं। स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है इसके अंतर्गत है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंतर्गत। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत बेटा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, रिटन एविडेंसेस भी हैं, बट उसे हम स्टडी नहीं कर पाए हैं। सबसे खास बात यह है, स्टडी नहीं कर पाए। इसमें एक चैप्टर को आपको रखना है और उस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में बेटा एक चैप्टर को रखना है स्टोन एज, पाषाण काल, जब मानव पत्थरों का ही प्रयोग कर रहा है। स्टोन एज पत्थरों का ही ज्यादातर प्रयोग कर रहा है, पत्थरों के घर बन रहे हैं, पत्थरों से टूल्स बन रहे हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो स्टोन एज में रखा जाता है। इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत हम आएंगे तो इसमें दो टॉपिक को हम विशेष कर देखेंगे बेटा। दो टॉपिक कौन से? एक टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3000 बीसी या 3500 बीसी का ये टाइम पीरियड माना जाता है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा जो सेगमेंट है वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड इसमें रखा जाएगा। तो बेटा जो वैदिक पीरियड है, आप कहोगे सर वेद तो हम लोगों ने पढ़ा है, सर वेद तो हमने पढ़ा है। तो बेटा आपको मैं बताऊं, ये जो वैदिक पीरियड का टाइम है, वैदिक पीरियड का टाइम है, इसके बारे में बाद में लिखा गया। इसीलिए हमारे जो 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, इनको हम श्रुति लिटरेचर कहते हैं। बात समझ गए? श्रुति साहित्य हैं, सुनकर लिखे गए हैं बेटा। लगभग 400 बीसी के आसपास ये लिखे गए, श्रुति लिटरेचर के नाम से इनको पुकारा जाता है। बात समझ में आया? और आप कहेंगे और एक और लिटरेचर होता है स्मृति लिटरेचर। साथियों ये भी होता है जो स्मरण के आधार पर मनुष्यों के द्वारा रचित है। जैसे वेद को अपौरुषेय बोला गया है, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं बताई गई है। बात समझ में? हालांकि कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है कि वेद व्यास ने लिखा है या फिर वेद व्यास का संकलन है, कंपाइलेशन है, लेकिन इसे अपौरुषेय बोला गया है, यानी कि इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी पर्सन। ठीक है, अपौरुषेय शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए हिंदी में। स्मृति लिटरेचर स्मृति के बेस पर लिखा गया है, श्रुति लिटरेचर सुनकर लिखा गया है। जैसे आज के समय में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसके बारे में आगे आने वाले कोई स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड के बारे में लिखें तो सुनकर ही तो लिखे। तो 400 बीसी के आसपास वेदों की रचना मानी जाती है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन। तो याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड इसमें आता है। जबकि हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत बेटा इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, इसमें बेटा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं और रिटन एविडेंसेस भी हैं। साथ में बेटा उसे हम स्टडी भी कर लिए हैं, स्टडी भी कर लिए, इसे हमने पढ़ भी लिया है। अब ये पूरा लिखा हुआ है। दिस पीरियड कैन बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेस। यहां बेटा लिटरेरी सोर्सेस हैं बट उसे हम स्टडी कर नहीं पा रहे। तो मैंने आपको बताया इंडस, यहां मैं थोड़ा सा ब्रॉड लेटर में लिख दे रहा हूं। इसमें चैप्टर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा चैप्टर आएगा बेटा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड है इसके अंतर्गत, वैदिक पीरियड इसके अंतर्गत आ रहा है। और यहां पर 600 बीसी के बाद का पूरा इतिहास इसके अंतर्गत समाहित है, हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। अशोक के इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले पढ़ा गया और उस बेसिस पर हिस्ट्री उनकी लिखी गई। अशोक का इतिहास
लिखा गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें केवल आर्कियोलॉजिकल, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिसके बेस पर आप अनुमान लगाते हो। ये क्या है भाई, पुरातात्विक के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ रिटेन एविडेंस, लिखित साक्ष्य भी हैं जिसके बेस पर आप अनुमान लगाते हो। और साथियों हिस्टोरिक पीरियड यानी कि एक तरीके से जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, रिटेन एविडेंसेस भी हैं, एज वेल एज आप स्टडी भी कर ले रहे हैं। बात समझ में आए? तो ये आपने देखा हिंदी में भी इस अवधि में पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत, लिखने का ज्ञान था लेकिन इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, विकास के अभाव में मानव पत्थर और निर्भर हैं और गुफाओं में रहते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। यहां तक साथियों क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब पूरी हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर दे रहा हूं आपके लिए। चैप्टर है जैसे स्टोन एज हम लोग पढ़ेंगे, चैल्कोलिथिक एंड अर्ली आयरन एज पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण युग, प्रारंभिक लौह युग, ये चैप्टर है बेटा। ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ब्रॉन्ज एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, ऐसे तमाम इनके नाम हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज एज कॉपर टिन मिलाकर यूज कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये हम लोग देखेंगे। वैदिक पीरियड के ही 2 पार्ट्स हैं। ऋग्वेद इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है और यहां पर आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो अदर 3 वेद्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। महाजनपद और मगध का उदय हम लोग देखेंगे, कैसे मगध या 16 महाजनपद का फॉर्मेशन होता है इंडिया में नदियों के किनारे। इन महाजनपदों के निर्माण के पीछे क्या मेन कॉज थे, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड देखेंगे उसमें हिस्टोरिकल क्या क्या कॉज हैं। फिर हम फॉरेन इन्वेजन को देखेंगे, विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म व अन्य धार्मिक विचारों को देखेंगे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय है, चारवाक फिलॉसफी है, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल और पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ में पैरेलल में संगम एज है, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो यहां तक आपको क्लियर है। मैंने कहा एक बार आपको चैप्टर्स सारे देख लीजिए भाई, सबके दर्शन कर लीजिए, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों स्टोन एज पर, पाषाण काल पर हम बात करेंगे। हमने बताया कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट्स हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बट साथियों रिटेन एविडेंस कुछ नहीं मिल रहा है। मानव पत्थरों का ही प्रयोग कर रहा है, नोमैडिक लाइफ है, खानाबदोश जैसा जीवन है, वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड है, यानी कि शुरुआत में ही मानव भटक रहा है फूड के लिए। तो अगर हम स्टोन एज पर बात करें साथियों, स्टोन एज, स्टोन एज की खास बात क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ये भी कई पार्ट्स में बटा हुआ है। कई पार्ट्स क्या, 3 पार्ट्स मेजर हैं बेटा। एक को हम कहते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। एक को साथियों कहते हैं मीजोलिथिक और एक को हम कहते हैं नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक,
यानी कि साथियों ये कहा जाता है पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये टाइम पीरियड है, अलग अलग समय। क्या खास बात है इसमें? खास बात क्या है सर? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी साथियों खासियत है पुरा पाषाण काल की कि यहां का जो मानव है वो हंटिंग पर विशेष फोकस कर रहा है। यानी कि साथियों शिकार इसका मेन काम है, हंटिंग, शिकार। क्लियर? दूसरा, वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड। वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड, मतलब एक तरीके से खानाबदोश जैसा जीवन है। भोजन की तलाश में ये घूम रहा है, खानाबदोश जैसा जीवन। नोमैडिक लाइफ आप कह सकते हो, नोमैडिक लाइफ। क्लियर? हंटिंग, वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड एंड फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग या फूड गैदरर, खाद्य संग्राहक है बेटा। ये भोजन को इकट्ठा कर रहा है, कल को भोजन मिले ना मिले। खाद्य संग्राहक, ये तीन मेजर फंक्शन है, तीन मेजर एक्टिविटी है पैलियोलिथिक पीरियड। यानी कि हंटिंग कर रहा है, वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड कर रहा है, ठीक है, इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहा है, और फूड गैदरर है, यानी कि मानव खाद्य संग्राहक है, कल के लिए भोजन मिले ना मिले उसके लिए तैयारी करके बैठा हुआ है, दिमाग है उसके। नोमैडिक लाइफ एक तरीके से इसका जो जीवन है खानाबदोश जैसा जीवन है। इस पैलियोलिथिक एज को साथियों टूल्स के बेसिस पर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते। इस पैलियोलिथिक कौन कौन से, अभी उस पर हम आएंगे और चर्चा करेंगे। इस पैलियोलिथिक को साथियों तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से भाई? नंबर एक है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक बोले तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, हम आगे नोट कर रहे हैं। इसमें हम पैलियोलिथिक के बारे में, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पैलियोलिथिक पर हम चर्चा करें थोड़ा विस्तार से, पैलियोलिथिक पर चर्चा करें थोड़ा सा ऊपर। पूरा पाषाण काल, तो इसकी खास बात क्या है? मैंने तीन बातें तो आपको बता ही दिया। तीन बातें क्या क्या? कि इस समय मानव हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, वैंडरिंग फॉर सर्चिंग फूड, आप ये कह सकते हो कि इनकी जो लाइफ है नोमैडिक लाइफ है, नोमैडिक लाइफ है। मानव शिकार कर रहा है बेटा, मानव शिकारी है, शिकार कर रहा है,
फिशिंग वगैरह, ये सभी शिकार में ही आ जाएगा। खानाबदोश जैसा जीवन आप कह सकते हो, खानाबदोश जैसा जीवन है, खानाबदोश जैसा जीवन है इसका। और फूड गैदरर है, ये मैंने बताया, फूड गैदरर है। यानी कि खाद्य संग्राहक है, खाद्य संग्राहक है। क्लियर? पैलियोलिथिक। अब ये पैलियोलिथिक भी 2-3 पार्ट्स में बटा है, अपर, मिडिल, लोअर। पहले लोअर पैलियोलिथिक की बात करें। लोअर पैलियोलिथिक यानी कि आप ये कह सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, हिंदी मीडियम, निम्न पुरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल। और अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल। ये टाइप। क्या खास बात है साहब इसमें? कुछ खास चीजें जो कि आपको याद रख लेनी है, कुछ खास चीजें जो कि आपको याद रख लेनी है बेटा। इस समय का जो मानव है लोअर पैलियोलिथिक, साथियों होमोसेपियंस का जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है वो अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिलता है। अपर पैलियोलिथिक, देखिए स्टोन एज 3 पार्ट्स में है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, अभी जो बताया। साथियों जो पैलियोलिथिक है ये 3 पार्ट्स में है, पूरा पाषाण काल 3 पार्ट्स में है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब इसमें मेन देखा जाए कि जो पत्थर है साथियों, उस पत्थर के कोर पार्ट का यूज किया जाता है। दैट्स वाई दिस टाइम पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज कोर कल्चर। कोर कल्चर है, इसे हम क्रोड संस्कृति कहते हैं, क्रोड संस्कृति बोलते हैं, क्रोड कल्चर कहते हैं, क्रोड संस्कृति। यहां पर आप देखेंगे पत्थर के बीच के पार्ट्स को न यूज करके किनारे के पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस कल्चर ऑल्सो कॉल्ड एज, या दिस टाइम पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक कल्चर। ये जो समय है इसे फलक संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मतलब सोसाइटी का रहन सहन, पहनावा और हवा, सोसाइटी कैसी है, वेस्चर, ठीक है ना। यहां पर स्टोन के दोनों पार्ट्स का यूज किया जा रहा है और साथ में इस दोनों पार्ट का यूज करके उसे ब्लेड, एक शार्प टूल्स बनाया जा रहा है जिससे हंटिंग आसानी से हो सके, जिससे हंटिंग आसानी से हो सके। दैट्स वाई दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेड कल्चर। ब्लेड संस्कृति है इसका नाम है, ब्लेड संस्कृति। इसे ब्लेड कल्चर या ब्लेड संस्कृति बोला जा रहा है। क्लियर हुआ? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में क्या क्या इनको बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको एज इट इज आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा पूरी पीडीएफ। इसे ब्लेड कल्चर, इसे फ्लेक कल्चर, इसे कोर कल्चर के नाम से पुकारा जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? टूल्स का यूज, पत्थर के किस पार्ट्स का यूज किया जा रहा है उस एरा में। भाई क्रोड पार्ट्स का, तो उसे क्रोड कल्चर।
आउटर पार्ट का, देन फ्लेक कल्चर, और दोनों पार्ट्स का यूज करके ब्लेड बनाया जा रहा है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ब्लेड कल्चर। क्लियर हो? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लोअर पैलियोलिथिक में यही है? नहीं बेटा, और भी कई चीजें हैं, जैसे कि हम लोग अगर ध्यान दें, हाँ, लोअर पैलियोलिथिक की और क्या खास बात है? लोअर पैलियोलिथिक की और क्या खास बात है? निम्न पुरा पाषाण काल, पहली बात तो हमने आपको बताया, इसे हम कोर कल्चर कह रहे हैं। क्रोड संस्कृति कह रहे हैं। इसे क्रोड संस्कृति कह रहे हैं। पूरा चला गया, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं पूरा पाषाण काल, इसे हमने कहा कोर कल्चर, क्रोड संस्कृति। इसे क्रोड संस्कृति कह रहे हैं। क्या खास बात है साहब यहां? खास बात साथियों ये है कि जो हमारा इंडिया का पोर्शन है, तो हालांकि इंडिया में पहले आप देखेंगे ये भी पोर्शन इंट्रोड्यूस था पूरा, तो नॉर्थ इंडिया में, इस पूरे के पूरे नॉर्थ वाली बेल्ट में पत्थर के कोर पार्ट का जरूर यूज करते थे। साथ में साथियों यहां पर चॉपर चॉपिंग नामक टूल्स बनाते थे। चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग एक टूल्स होता था जो कि नुकीला, एक शार्प औजार, मतलब जिससे हंटिंग करना आसान। चॉपर चॉपिंग टूल्स अलग अलग टाइप के थे अलग अलग एरिया में। और यहां पर हैंडेक्स टूल, हस्त कुल्हाड़ जिसे कहते हैं हैंडेक्स, तो हैंडेक्स का प्रयोग किया जाता था साउथ इंडिया में, और चॉपर चॉपिंग टूल्स बनाए जाते थे उसी कोर पार्ट का यूज करके। उसी कोर पार्ट का यूज करके हैंडेक्स साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में चॉपर चॉपिंग बनाते थे। इसीलिए इसे चॉपर चॉपिंग एज, इसे चॉपर चॉपिंग कल्चर और साउथ इंडिया में हैंडेक्स कल्चर के नाम से इसे पुकारा गया है। हैंडेक्स कल्चर और चॉपर चॉपिंग कल्चर के नाम से पुकारा गया है इसे। और यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स का ही यूज है, इसीलिए इसे चॉपर चॉपिंग कल्चर नॉर्थ इंडिया में और हैंडेक्स साउथ इंडिया में यूज करते थे। हैंडेक्स साउथ इंडिया में यूज करते थे। यहां तक बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से। यहां पर बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है। ओके, सबको यानी कि क्लियर हो रहा है भाई?
ओके बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। हाँ ठीक है। अब यहां पर हम लोग कौन से औजार का यूज करते थे, कौन से टूल्स का यूज करते थे, ये हमें देखना पड़ेगा। ये कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे और क्या क्या बनाए जाते थे, यहां हमें यह समझना होगा। तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे क्वार्टजाइट का यूज किया जाएगा एक तरीके से। क्वार्टजाइट, ठीक है, चर्ट, जैस्पर, पत्थरों का प्रयोग करेंगे इसमें, क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर। और इसमें ज्यादातर जो टूल्स हैं आप देख रहे हैं, हैंडेक्स का यूज किया जा रहा है, चॉपर चॉपिंग का यूज किया जा रहा है। लोअर पैलियोलिथिक की खास बात यह है। और इस समय आइस एज को ज्यादातर देखा जाता है। इस समय आइस एज की स्थिति, आइस एज इस समय ज्यादातर देखा गया है। ये जो आपका नियो आप देखेंगे अपर पैलियोलिथिक में इस समय जो टेम्परेचर है ये बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़कर क्लाइमेट चेंज होता है। और इस क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे खासकर टेम्परेचर बढ़ने से होमोसेपियंस के एविडेंसेस आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। होमोसेपियंसेस के एविडेंसेस आपको दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आगे चलकर जो मिडिल पैलियोलिथिक है, मिडिल पैलियोलिथिक, ये देखिए लोअर पैलियोलिथिक। अब हम बात कर लें अगर, तो यहां क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर का यूज किया जा रहा है, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स टूल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे में देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक के बाद मिडिल पैलियोलिथिक में क्या स्थिति है। यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल। इसमें भी चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगता है। और यहां पर क्लीवर और आप देखेंगे स्क्रैपर्स वगैरह, पॉइंट क्लीवर, स्क्रैपर्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखेंगे इस समय जो टूल्स है, इस टूल्स के हम कोर पार्ट का यूज ना करके बाहरी पार्ट का यूज करते हैं, इसीलिए इसे फ्लेक कल्चर के नाम से पुकारते हैं, यानी कि फलक संस्कृति है। ये फलक संस्कृति है, फ्लेक कल्चर है, फलक संस्कृति का इसे बोलते हैं। इसमें भी चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे, क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे औजार जैसे क्लीवर, ठीक है, पॉइंट, ब्यूरिन का हम लोग प्रयोग देखते हैं। एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं, पॉइंट को बेधनी बोलते हैं, इसको तक्षणी बोलते हैं। और जो क्लीवर है इसे हम एक तरीके से क्लीवर के नाम से ही पुकारते हैं, ठीक है। क्लीवर, बेधनी और तक्षणी का यूज करते हैं इस समय। और चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों का हम लोग प्रयोग करते हैं यहां पर, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में जब हम आते हैं, अपर पैलियोलिथिक एरा में, तो इसे ब्लेड कल्चर के नाम से पुकारते हैं, मैंने लिखा था। और होमोसेपियंस के एविडेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम अपर पैलियोलिथिक
यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल की जब बात करें तो अपर पैलियोलिथिक में यहां पर हम देखेंगे इसे ब्लेड कल्चर या इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। ब्लेड संस्कृति, ब्लेड कल्चर। और यहां भी वही क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर जैसे औजारों का प्रयोग करते हैं, मतलब पत्थरों का प्रयोग करते हैं और उन पत्थरों से हम लोग ब्लेड बनाते हैं। इसमें वही क्लीवर है, पॉइंट है, ब्यूरिन है, एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें बढ़ जाती है जो कि है ब्लेड। ठीक है। और दूसरा यहां पर हम लोग होमोसेपियंस के एविडेंसेस, होमोसेपियंस के एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, ये सब पुराने हैं। जब मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। हालांकि वो हम टॉपिक लेंगे, बताएंगे आपको। तो होमोसेपियंस के एविडेंसेस, साथ में यहां पर हम देखते हैं बेटा क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक तरीके से जलवायु परिवर्तन का हिसाब किताब होना स्टार्ट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, यहां हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। इससे पहले आइस एज था। आइस एज में टेम्परेचर -18, -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लगभग ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाती हैं। यहां आप देखेंगे जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। जब पोल्स की बर्फ, आर्कटिक की और अंटार्कटिक की बर्फ आपके मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को पार करने लगे और आर्कटिक की बर्फ या आइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को पार करने लगे या उसके करीब पहुंचने लगे, तो ऐसा एज आइस एज कहलाता है। टेम्परेचर बढ़ता है और होमोसेपियंस का एग्जिस्टेंस इसमें नहीं हो सकता। होमोसेपियंस का एग्जिस्टेंस आपका अपर पैलियोलिथिक में ही होना स्टार्ट। यह बात क्लियर हुई? तो आपने देखा कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये तो स्टोन एज के पार्ट्स थे। अब वो जो पैलियोलिथिक है साथियों, वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। यानी कि पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। क्या? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, सॉरी उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल आप कह सकते हैं। और जो पुरा पाषाण काल है ये 3 भागों में विभक्त है। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, ये आपने देख लिया। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास किया है। यदि कहीं पर किसी को डाउट है या कुछ ना समझ में आए तो प्लीज जरूर डिस्कस करिए। ठीक है? हाँ बेटा देखिए, पहले ऐसा नहीं है कि होमो इरेक्टस आया। देखिए सबसे पहले जो मानव था वो रामापिथिकस से स्टार्ट होता है, सॉरी हाँ रामापिथिकस से स्टार्ट होता है, जो अफ्रीका के जंगलों से। फिर रामापिथिकस से ये इवोल्यूशन आगे की ओर बढ़ता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं, फिर होमो हैबिलस आता है, समझ गए? फिर होमो इरेक्टस आता है और इस तरीके से निएंडरथल, क्रो-मैग्नन मानव आकर फिर लास्ट में आता है होमोसेपियंस। हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में उसकी बात करेंगे। यहां तक उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके यहां तक सबको क्लियर? हाँ बेटा, साइट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर? अब ये तो हमने आपको बता दिया पैलियोलिथिक के बारे में। पैलियोलिथिक के बारे में, पैलियोलिथिक के बाद हम लोग
मीजोलिथिक के बारे में बात करते हैं। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। कंफ्यूजन कहां होता है कि आप मध्य पाषाण काल को मध्य पुरा पाषाण काल समझने लगते हो। वो अलग है, ये स्टोन एज का पार्ट है पाषाण काल का, और वो पुरा पाषाण काल का पार्ट है। मध्य पुरा पाषाण काल इज द जो मध्य पुरा पाषाण काल है, ये पुरा पाषाण काल का भाग है, लेकिन मध्य पाषाण काल ये स्टोन एज का पार्ट है। याद करिए, स्टोन एज को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोन एज, while middle Paleolithic period is the part of Paleolithic period. Paleolithic divided into 3 parts: lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. ठीक है, हम लोग कंफ्यूज किस में होते हैं? मीजोलिथिक एंड मिडिल पैलियोलिथिक में। यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मीजोलिथिक को हम साथियों माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रक्षेपास्त्र तकनीक आ जाएगी, यानी कि टूल्स को फेंक कर चलाया जाता है। टूल्स को फेंक कर चलाया जाता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। बात समझ गए? कई प्रकार के शेप के आ जाते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप के टूल्स आ जाते हैं फेंक कर चलाने वाले। पहले क्या होता था, वो फेंक कर इतने वेटेड होते थे, इतने भारी होते थे कि उसे फेंकना बड़ा दूभर है, बड़ा कठिन होता था। अब आसानी से इजीली थ्रो कर सकते हैं और हंटिंग कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इसे माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। और इस समय सबसे खास बात क्या है कि मानव एनिमल हस्बेंड्री करता है, पशुपालन करता है। आदमगढ़ हुआ, बागोर हुआ, यहां के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। पशुपालन कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। दूसरा, यहां पर फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार की विधा डेवलप हो गई। फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार मानव करना सीख लेता है। तीसरा, यूज ऑफ फायर, मानव आग का प्रयोग करना सीख लेता है, आग का प्रयोग करना सीख लेता है। और बाकी हंटिंग तो कर ही रहा है, नोमैडिक लाइफ तो है ही है। ये 3 एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, 3 एक्स्ट्रा चीजें यहां पर देखने को हमें मिलती हैं। बात समझ में आया कि एनिमल हस्बेंड्री हो रही है और अंतिम संस्कार की विधा, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो आप बागोर की बात करें, चाहे आदमगढ़ की बात करें, ठीक है, चाहे मुर्जापुर, लेखैया वगैरह की बात करें, ठीक है, मुरहान पहाड़ की बात करें, वहां पर जो अंतिम संस्कार की विधा है कि किस दिशा में सर होगा, किस दिशा में पैर होगा और किस डायरेक्शन में उनको रखा जाएगा, ये सारी चीजें वहां पर एकदम क्लियर होती हैं कि मानो अंतिम संस्कार करना सीख लिया है। ठीक है, अब जब हम नियोलिथिक में प्रवेश करते हैं, नियोलिथिक की एंट्री होती है, नियोलिथिक की एंट्री होती है। यानी कि नवपाषाण काल की जब बात करें, तो इस समय स्थितियां क्या हो जाती हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
यानी कि कृषि का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अब कृषि अगर करेंगे, कोई चीज सोइंग करेंगे, बोएंगे, तो उसका इंतजार, उसका वेट करेंगे भाई। तो ऐसे में मड हाउसेस, मिट्टी के घर, मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मड पॉट्स, मड हाउस, मिट्टी के घर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घर, एग्रीकल्चर, समझ रहे? और मड प्लव, मिट्टी के हल या लकड़ी, मड या वुड, यहां वुड भी है, लकड़ी का भी प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि मिट्टी के हल या मिट्टी या लकड़ी के हल का डेवलपमेंट यहां देखने को मिलता है। मड हाउसेस हैं, मड पॉट्स हैं, मड वुड प्लग का देखने को मिल रहा है। मड व्हील्स, मड या वुड व्हील्स आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी के या मिट्टी के पहिए का डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का साधन भी, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर में। गार्डन चाइल्ड करके एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इस टाइम पीरियड को कहा है रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड ऑफ द स्टोन एज। इसको कह दिया है रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, यानी कि ये क्रांतिकारी काल है, क्रांतिकारी काल है। ये गार्डन चाइल्ड करके एक हिस्टोरियन होते हैं। साइट्स की अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक में तो बहुत सारे साइट्स हैं। बुरझोम, गुफकराल, चौपानी मांडो, कोल्डिहावा, मेहरगढ़, ऐसे तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले जौ का एविडेंस कहां देखने को मिला, सबसे पहले बार्ले का एविडेंस, सबसे पहले चावल का एविडेंस, कहां पर मिट्टी के बर्तन सबसे पहले पाए गए, कहां पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि डॉग स्केलेटन बरीड विद ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, राइस का एविडेंस, बार्ले का एविडेंस आपसे पूछा जाता है। तो ये आपने न्यूलिथिक टाइम पीरियड को देखा कि कहां कहां पर कैसा कैसा है। यहां तक सबको क्लियर? ओके, हाँ, देखिए क्वार्टजाइट जो पत्थर है, क्वार्टजाइट, ये आपको पैलियोलिथिक में प्रॉपर तरीके से मिलेगा। चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट वगैरह, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट वगैरह ये आपको आने वाले समय में मिलते हैं, यानी कि मीजोलिथिक और नियोलिथिक में मिलते हैं। लेकिन क्या चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट कभी नहीं देखा गया पैलियोलिथिक में? नहीं है, एविडेंसेस कम है, बहुत कम है। ज्यादातर क्वार्टजाइट, अगर आपसे पूछा जाए कौन से क्वार्टजाइट पत्थर ज्यादातर कब यूज किए गए, तो आपको पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल ही लगाना है। और फ्लिंट, जैस्पर वगैरह भी थे, लेकिन उसका एविडेंस उतनी मात्रा में नहीं मिला है। क्वार्टजाइट, फ्लिंट, जैस्पर, ये सारे जो औजार हैं, ये सारे जो पत्थर हैं, ये ज्यादातर कब आए हैं? मीजोलिथिक, और फिर आगे कंटिन्यू हो गए। क्लियर है? फिर आगे कंटिन्यू हो गए। टूल्स की बात करें तो चॉपर, चॉपिंग टूल्स जो कि नॉर्थ इंडिया में हैं, और हैंडेक्स टूल्स जो कि साउथ इंडिया में हैं। चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स टूल्स ज्यादातर आप देखोगे ये आपके पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल में हैं। और जो मैंने आपको बताया जैसे ब्यूरिन है,
क्लीवर है, पॉइंट है, जैसे बेधनी, दक्षिणी वगैरह, क्लीवर वगैरह, ये आपको मीजोलिथिक से मिलना चालू होंगे। ब्लेड मेन ऐसा है जो कि अपर पैलियोलिथिक नहीं, सॉरी, नियोलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है। यह बात क्लियर है? यह बात सबको समझ में आया? इसे माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं, यह भी आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टोन एज में बारीकी से समझा क्या क्या, कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें डेवलप। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ओके, अगर हम बात करें पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंडिया, इस इंडिया में अलग अलग प्लेस हैं। जैसे साथियों, यहां आप देखेंगे ये बेलन रिवर वैली का क्षेत्र है। बेलन रिवर वैली, ये साइट्स, बेलन रिवर घाटी, यहां है चिरकी, नेवासा का प्लेस। ठीक है, चिरकी नेवासा का एरिया। सोहन रिवर वैली, पाकिस्तान की तरफ, सोहन रिवर वैली, बेनल रिवर वैली, चिरकी नेवासा, ये जो आपको एरिया दिख रहे हैं ये खासकर राजस्थान, आप डीडवाना क्षेत्र है। ये राजस्थान का डीडवाना क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स, कुरनूल घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, बेलन रिवर वैली जो आपके उत्तर प्रदेश में है, आपको देखने को मिले, पाकिस्तान में आपको देखने को मिले, डीडवाना ये साथियों राजस्थान देखने को मिले, चिरकी नेवासा ये महाराष्ट्र रीजन में आपको मिलेगी। बहुत सारे साइट्स हैं
मध्य प्रदेश बाघोर एक साइट है। महाराष्ट्र नहीं, एमपी। ये जो आपको एरिया देख रहे हैं, ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरा पाषाण काल के स्थल ये विशेष करके पूरा पाषाण कालिक स्थल, अलग अलग चीजें मिल रही हैं। ये पूरा पाषाण कालिक प्लेसेस है जहां से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही, चाहे बेलन रिवर वैली हो, चाहे सोहन रिवर वैली हो, डीडवाना हो, बागोर है, कुरनूल है, ये सारी चीजें आपको देखने को यहां मिलेंगी। यहां पर बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। जब हम बात करें मीजोलिथिक की, तो मीजोलिथिक साइट्स पे जब हम जाएंगे मीजोलिथिक साइट्स की जब बात करें तो यहां भी अलग अलग साइट्स हैं। यहां पर देखेंगे ये पूरा एरिया भी आता था इसमें, तो अलग अलग यहां पर भी अलग अलग जोन हैं, जहां पर जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है, ऐसे मिर्जापुर है, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे सराय नाहर राय, सराय नाहर राय एक एरिया है प्रतापगढ़ का। महदहा, दमदमा, देखिए ये ऐसे साइट्स हैं जिनको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, चूंकि नाउन है ये नाम, ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ अलग है, हिंदी और इंग्लिश में सेम है, सिवाय यहां पर रोमन स्क्रिप्ट यूज की गई है, रोमन लिपि में मैंने लिख दिया है। हिंदी में यूज करोगे तो भैया यही हो जाएगा, देवनागरी में लिख लो सराय नाहर राय, ये साइट्स सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। क्लियर हुआ? अब अगर मिर्जापुर की साइट्स देखें तो लेखहिया, मोरहान पहाड़, मध्य प्रदेश में साइट्स है एमपी आदमगढ़, मध्य प्रदेश की साइट्स आदमगढ़। राजस्थान की साइट्स है बागोर, बागोर। क्या क्या चीजें मिली हैं ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहां से क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो ये अलग अलग साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कहां कहां पर क्या क्या चीजें मिली। ये बात समझ में आए? जैसे आदमगढ़ सबसे बड़ी साइट है, पशुपालन का सबसे बड़ा एविडेंस है साथियों बागोर, सबसे बड़ा एविडेंस है बागोर।
ये चीजें क्लियर हो गई। ये अलग अलग साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। कोई अब यूपीएससी यूपीपीसीएस आपसे कोई साइट्स पूछ सकता है, तो क्या करें सर, सारी साइट्स याद कर ले? नहीं संभव। टीचर के लिए नहीं संभव है तो तुम्हारे लिए कैसे संभव है? या तो साइट्स ही बैठ के पढ़ते रहो, फिर पेपर देना 4 साल बाद 5 साल बाद, और याद रहे बात यह है कंज्यूम भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो हमें सारी साइट्स बैठ के नहीं रटना है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस उसी को याद कर ले, उसी को ही याद करना है। अब यूपीएससी का खेल ऐसा नहीं रहा कि केवल कॉन्सेप्ट समझो, जैसे बड़े बड़े टीचर बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, अब याद भी करना है। आपकी रटने की पावर कितनी है। समझना आसान है, रटना कठिन है, याद करना कठिन है। समझ कर याद करना है, ये बोला जाए तो जरूरी है, ये जब बोला जाए तो सही है। लेकिन ये कोई कहे केवल कॉन्सेप्ट सीख लो, क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे? साइट्स नहीं याद हैं तो वहां आंसर थोड़ी कर पाओगे आप। अगर हम आंसर, अगर क्वेश्चन दिखाएं, ये तो साइट्स आप देख ही लिए, अगर क्वेश्चन दिखाएं तो यहां पर आप देखिए, करिए क्वेश्चंस। कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पैलियोलिथिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। नियोलिथिक में कृषि की शुरुआत, मतलब पूरा पाषाण काल की विशेषता शिकार, संग्रहण, पत्थर के औजारों का उपयोग था। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत और पशुपालन का विकास हुआ। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दे दें। अब अभी तो केवल एक स्टोन, एक चैप्टर पढ़े हो तो उससे ले आए हैं तो आसान है। जब बहुत सारे चैप्टर, इंडस वैली भी पढ़ लोगे, वैदिक पीरियड भी पढ़ लोगे, चाल्कोलिथिक पीरियड भी पढ़ लोगे, तो वहां समझना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां तो मिक्स देंगे। अब क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल की विशेषता शिकार, संग्रहण, पत्थर के औजारों का उपयोग था। ठीक है, सही है। द नियोलिथिक पीरियड विटनेस्ड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। पशुपालन का विकास हुआ। हाँ ठीक है, हालांकि पशुपालन का विकास मीजोलिथिक में ही हो गया। पशुपालन का डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट मीजोलिथिक टाइम पीरियड पर ही हो गया। लेकिन चलिए भाई ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत, पशुपालन का विकास भी हुआ, तो इसमें आप लगा सकते हो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, यहां पर लगा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, माइक्रोलिथिक टूल्स वर मेनली यूज्ड ड्यूरिंग मीजोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण औजार मुख्यतः मध्य पाषाण उपयोग में किए जाते हैं। बिल्कुल, अभी जस्ट मैंने बताया, यस सही है, क्योंकि भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी इसी समय डेवलप हुई, मिसाइल टेक्नोलॉजी इसी समय डेवलप हुई बेटा। दूसरा, नवपाषाण काल के लोग अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे और उन्हें मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। क्या मिट्टी के बर्तन नहीं पता था? अस्थायी झोपड़ियां, चलिए कह सकते क्या मड पॉट्स नहीं थे? तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। अभी ये क्वेश्चन करना आसान है, रीजन क्या है? क्योंकि अभी एक चैप्टर पढ़े हो। जहां 2 से 3 चैप्टर, 5 चैप्टर का मिक्सचर होता है, वहां जब खिचड़ी पकती है दिमाग में, तब वो समझ में आता है कि रिवीजन और रटाफिकेशन कितना काम करता है। याद भी करना पड़ेगा, समझ के आपको याद भी करना पड़ेगा बेटा, तब जाके आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नियोलिथिक साइट्स को समझेंगे, कहां से क्या चीजें मिली हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।